हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी की आस में। तो जैसे कि आप लोग पता है, हम लोग बिहार लाइब्रेरियन के लिए अपना सिलेबस को काफ़ी अच्छे से स्टार्ट कर चुके हैं। हमारा ये क्लास नंबर 6 है। क्लास नंबर 6 में हम लोग लाइब्रेरी ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस पढ़ने वाले हैं और ये आपका टाइप ऑफ लाइब्रेरी का पार्ट है। आज हम लोग का टाइप ऑफ लाइब्रेरी कंप्लीट हो जाएगा और कल मैं आपको टॉप 200 क्वेश्चन जो कि आपके डिफरेंट एग्ज़ाम जैसे कि केवी, एनवीएस, डीएसएसबी वगैरह में आए हुए हैं, वो सारा का सारा मैं करवा दूंगा। यकीन मानिए दोस्तों कि जो आपका लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस है वो फिक्स है, इसमें कोई भी चीज़ चेंज होने वाला नहीं है करंट अफेयर्स को चीज़ों को छोड़ के। तो अगर आप थ्योरी कर लेते हो और साथ में पीवाईक्यू कर लेते हो तो आपका लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस काफ़ी अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा लाइब्रेरी ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, राष्ट्रीय महत्व के पुस्तकालय। लेकिन मैं आपको राष्ट्रीय महत्व के पुस्तकालय को पढ़ाने से पहले मैंने आपको टाइप ऑफ लाइब्रेरी में बताया था कि हमारे पास 3 टाइप का लाइब्रेरी होता है। एक तो होता है दोस्तों आपका पब्लिक लाइब्रेरी, और एक होता है आपका एकेडमिक लाइब्रेरी, और एक होता है दोस्तों आपका स्पेशल लाइब्रेरी। मैंने आपको ये भी समझाया था कि जो आपका नेशनल लाइब्रेरी होता है दोस्तों, ये आपका लाइब्रेरी का एक प्रकार नहीं है। तो हमने पब्लिक लाइब्रेरी को भी अच्छे से पढ़ लिया, हमने एकेडमिक लाइब्रेरी को भी पढ़ लिया। आज हम लोग स्पेशल लाइब्रेरी को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि जो इंडिया के लाइब्रेरी ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस कौन कौन से हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों याद रखिएगा, हमारे नेशन में, हमारे देश में एक नेशनल लाइब्रेरी है, या कोई भी देश हो उस देश में एक ही नेशनल लाइब्रेरी हो सकता है, यानी एक ही नेशनल लाइब्रेरी, एक ही राष्ट्रीय पुस्तकालय का गठन किया जा सकता है। तो वही कर रहा है, ओनली वन नेशनल लाइब्रेरी इज मेंशन बाय ईच नेशन। प्रत्येक राष्ट्र द्वारा केवल एक ही राष्ट्रीय पुस्तकालय का क्या किया जा सकता है, गठन किया जा सकता है। लेकिन हम लोग इस नेशनल लाइब्रेरी यानी राष्ट्रीय महत्व के पुस्तकालय का दर्जा अलग अलग लाइब्रेरी को दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए उस लाइब्रेरी के पास कुछ स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन होना चाहिए। हम राष्ट्रीय महत्व का दर्जा कब देंगे, जब उस लाइब्रेरी के पास क्या हो, जब उस लाइब्रेरी के पास रेयर बुक्स कलेक्शन हो, यानी यूनिक कलेक्शन हो, उसके जो यूजर हो वो क्या हो, यूजर यानी जो पाठक हो वो क्या हो, स्पेशल हो। जैसे अगर जो यूजर है वो क्या है, फिजिकली डिसेबल है, ठीक है, या जो आपका लाइब्रेरी है दोस्तों वो जेल में है, या जो लाइब्रेरी है दोस्तों वो कहाँ पे आपका शिप में है। तो ये सब जो लाइब्रेरी हो गया, ये सब कैसा लाइब्रेरी हो गया, तो ये आपका स्पेशल लाइब्रेरी हो गया, क्योंकि यहाँ का जो यूजर है दोस्तों वो क्या है, वो आपका स्पेसिफिक है। या जैसे मान के चलो वुमेंस लाइब्रेरी हो गया, तो ये सारे के सारे हमारे स्पेशल लाइब्रेरी के श्रेणी में आ जाएंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं लाइब्रेरी ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का डेफिनेशन क्या कहता है। तो ये डेफिनेशन यही कहता है कि जो हमारा राष्ट्र है, हर एक राष्ट्र में केवल एक और एक ही राष्ट्रीय पुस्तकालय हो सकता है। लेकिन हम लोग स्पेशल कनेक्शन के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी राष्ट्रीय पुस्तकालय, किसी भी लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दे सकते हैं, स्टेटस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारा बस शर्त यही है कि वो जो लाइब्रेरी हो वो यूजर स्पेसिफिक हो। यूजर स्पेसिफिक का मतलब ये हो कि वो लाइब्रेरी या तो वुमेंस के लिए हो, महिला के लिए हो, या किसी लैब असिस्टेंट के लिए हो, लैब वगैरह से संबंधित हो, किसी जहाज़ पे हो यानी किसी शिप पे हो, या आप बोल दो जेल में हो वो लाइब्रेरी, ठीक है, या उस लाइब्रेरी के पास स्पेशल मैन्युस्क्रिप्ट हो, ठीक है, उसके पास रेयर बुक कलेक्शन हो। तो ये सब कंडीशन रहेगा तो हम लोग उसको क्या दे सकते हैं, नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दे सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और हमारे पास सामने है पहला जो लाइब्रेरी है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। और ये कैसा लाइब्रेरी है, तो ये आपका नेशनल इम्पोर्टेंस का लाइब्रेरी है दोस्तों। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की बात करें तो ये लाइब्रेरी कहाँ है, तो ये पटना में सिचुएटेड है। कहाँ है दोस्तों, पटना में सिचुएटेड है। और पटना में कहाँ सिचुएटेड है, पटना में गंगा नदी के किनारे आपका खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी आपका सिचुएटेड है। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो अगर बात करें इसको इस्टेब्लिशमेंट को, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1888 में, यानी याद रखिएगा 1888 में इसको क्या किया गया था, इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, 1888 में, ठीक है। इस टाइप से याद रख लेंगे, मैं तो इसको ऐसे ही याद रखता हूँ दोस्तों। 1888 में खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। और किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था दोस्तों, तो याद रखेंगे इसको इस्टेब्लिश किया गया
गया था? खान बहादुर खुदा बख्श के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश किसने किया था, तो आप तुरंत बोलोगे खान बहादुर खुदा बख्श ने इसको इस्टेब्लिश किया था। कब किया था? तो 1888 में इसको इस्टेब्लिश किया था। और ये कहाँ पे है? तो पटना में गंगा नदी के किनारे है। और इसको राष्ट्रीय महत्व का दर्जा कब दे दिया गया दोस्तों, यानी नेशनल इंपॉर्टेंस का इसको दर्जा कब दे दिया गया? तो याद रखिएगा, इसको दे दिया गया था नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा 26 दिसंबर 1969 को। कब दे दिया गया था? 26 दिसंबर 1969 को इसको क्या दे दिया गया था? नेशनल इंपॉर्टेंस लाइब्रेरी का इसको दर्जा दे दिया गया था। अगर हम लोग बात करें ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये अपना भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ये आता है। यानी जो भी आपका भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है वो सारा कुछ इसके रिगार्डिंग आपका करता है। बात करते हैं कि जो आपका खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है, इसको हमने नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा क्यों दिया? क्योंकि इसके पास टोटल 4000 मैन्यूस्क्रिप्ट है। क्या है? 4000 मैन्यूस्क्रिप्ट है। इसके पास ऐसे ऐसे पेपर हैं, ऐसे ऐसे कागज हैं, या आपका तार का पत्र, मृग, चर्म कपड़े और विविध सामग्रियां हैं जो कि क्या हैं? यूनिक हैं। अगर हम बात करें तो इसके पास टोटल 21,000 का क्या है? टोटल 21,000 मैन्यूस्क्रिप्ट है। और इसी के साथ ये भारत का पहला ऐसा लाइब्रेरी है जिसके पास 21,000 मैन्यूस्क्रिप्ट है। अगर बात करें इसके पास बुक कितना है, तो इसके पास टोटल 25 लाख बुक है। तो सबसे ज़्यादा खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी का जो सबसे मेन बात यह है कि इसके पास टोटल 21,000 पांडुलिपियाँ हैं, यानी मैन्यूस्क्रिप्ट है। ठीक है, इसके पास रेयर करेक्शन है जिसमें पाम लीफ वगैरह पे भी क्या गया है? लिखा गया है। ठीक है, डियर के चमड़ा यानी हिरन के चमड़ा वगैरह पे भी लिखा गया है। तो देखिए वही कह रहा है कि जो आपका खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी है ये कहाँ है? तो गंगा नदी के किनारे यानी पटना में है। इसको इस्टेब्लिश किसने किया था? तो खान बहादुर खुदा बख्श ने किया था। और इसको पब्लिक के लिए कब खोल दिया गया था? तो 29 अक्टूबर 1891 को खोल दिया गया था। और इसको नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा 26 दिसंबर 1969 को दे दिया गया था। और ये जिस मिनिस्ट्री के अंदर आता है उस मिनिस्ट्री का क्या नाम है दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। इसके पास टोटल 4000 मैन्यूस्क्रिप्ट है। कितना है? टोटल 4000 मैन्यूस्क्रिप्ट है। और वर्तमान में टोटल इसके पास 21,000 मैन्यूस्क्रिप्ट है। और जो बुक का संख्या है वो कितना है? तो 2.5 लाख है। कितना है? 2.5 लाख है। ठीक है, याद रहेगा ये बात? आप बोलोगे हाँ सर ये बात याद रहेगा। अगर हम बात करें कि जो आपका खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है, इसका एक्ट कब आया था? तो इसका एक्ट आया था दोस्तों 1969 में, जब इसको नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया था। और उसके बाद क्या गया था? डॉक्टर सहेस्ट वेदांत को क्या बना दिया गया था? यहाँ का लाइब्रेरी का डायरेक्टर बना दिया गया था। तो डॉक्टर सहिष्टा बेदर जो हैं वो यहाँ के लाइब्रेरी के क्या हैं? डायरेक्टर हैं। और ये 15/4/2019 से यहाँ पे कार्यरत है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी के जो डायरेक्टर है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है सहिष्टा बेदर। सहिष्टा बेदर। और सहिष्टा बेदर जो हैं वो 15/4/2019 से क्या है? आपके खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी के डायरेक्टर है। तो याद ये बात रहेगा। आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका रामपुर रजा लाइब्रेरी। अगर हम बात करें रामपुर रजा लाइब्रेरी के बारे में दोस्तों, तो जो आपका रामपुर रजा लाइब्रेरी है इसको बनाने वाले हैं नवाब फैजुल्ला खान। कौन? नवाब फैजुल्ला खान रामपुर रजा लाइब्रेरी को क्या किए थे? बनाए थे। किसने रामपुर रजा लाइब्रेरी को बनाया था? तो नवाब फैजुल्ला खान ने बनाया था। और कब बनाया था दोस्तों? तो 1774 में बनाया था। और कहाँ पे बनाया था? तो यूपी में एक जगह है रामपुर, वहाँ पे इन्होंने बताया था, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया? रामपुर रजा लाइब्रेरी पड़ गया। और ये जो लाइब्रेरी है दोस्तों, इस लाइब्रेरी को नेशनल इंपॉर्टेंस यानी भारतीय राष्ट्रीय महत्व का लाइब्रेरी का दर्जा इसको कब दे दिया गया? 1 जुलाई 1975 को दे दिया गया। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे टोटल आपका 17,000 मैन्यूस्क्रिप्ट है, जहाँ पे आपका खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी के पास कितना था? 21,000 था। तो जो आपका रामपुर रजा लाइब्रेरी है इसको बनाने वाले व्यक्ति
व्यक्ति का नाम नवाब फैजुल्ला खान। जो आपका रामपुर रजा लाइब्रेरी है, इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम नवाब फैजुल्ला खान। कब इन्होंने बनाया था? 1774 में बनाया था। कहाँ पे बनाया था? रामपुर में बनाया था। रामपुर कहाँ है? यूपी में। और इसको भारत भारत सरकार ने 1 जुलाई 1975 को क्या कर दिया? राष्ट्रीय महत्व का इसे दर्जा दे दिया गया। और राष्ट्रीय महत्व का दर्जा इसलिए दे दिया गया क्योंकि इसके पास टोटल 17,000 मैन्युस्क्रिप्ट अवेलेबल हैं, जो कि डिफरेंट लैंग्वेज में भी हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं तंजबूर महाराजा सरफरोजी लाइब्रेरी। याद रखिएगा दोस्तों, जो आपका तंजबूर है ये एक जगह का नाम है और यहीं से आपके डॉक्टर SR रंगनाथन बिलोंग करते थे। दोस्तों, जो आपका तंजबूर महाराजा सरफरोजी लाइब्रेरी है, इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1918 में। और ये जो तंजबूर है ये कहाँ पे है दोस्तों? ये जो आपका तंजबूर है ये आपका तमिलनाडु में है। जो आपका तंजबूर महाराजा सरफरोजी लाइब्रेरी है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1918 में। और ये लाइब्रेरी कहाँ है दोस्तों? ये लाइब्रेरी कहाँ है दोस्तों? तो ये लाइब्रेरी आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में एक जगह है तंजबूर, वहीं पे है। ये जो लाइब्रेरी है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसी लाइब्रेरी को हम लोग सरस्वती महल लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। जो आपका तंजबूर लाइब्रेरी है इसी को हम लोग सरस्वती महल लाइब्रेरी के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारे एशिया का ओल्डेस्ट लाइब्रेरी है। ये क्या है? हमारे एशिया का ओल्डेस्ट लाइब्रेरी है। इसको भारत सरकार ने 1983 में क्या घोषित कर दिया था? इसको नेशनल इम्पोर्टेंस यानी राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय घोषित कर दिया था। तो ये बात आपको याद रहेगा कि जो आपका तंजबूर महाराजा सरफरोजी लाइब्रेरी है इसको इस्टेब्लिश कब किया गया? 1918 में किया गया। कहाँ पे किया गया? तंजबूर में किया गया। तंजबूर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। इसको हम लोग सरस्वती महल लाइब्रेरी भी जानते हैं। और भारत सरकार ने 1983 में इसको क्या कर दिया गया? इस लाइब्रेरी को नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दे दिया गया। और ये हमारे एशिया का क्या है? ओल्डेस्ट लाइब्रेरी है। तो ये देखिए मैंने काफ़ी अच्छे से लिख दिया है। अब बात करते हैं हरे कृष्णा मेहताब स्टेट लाइब्रेरी। दोस्तों, इसमें काफ़ी कम चीज़ आपको याद करना है। तो याद रखिएगा कि जो आपका हरे कृष्णा मेहताब लाइब्रेरी है दोस्तों, ये आपका भारत सरकार का जो 5 ईयर प्लान था उसी के तहत आपका हरे कृष्णा मेहताब स्टेट लाइब्रेरी को क्या किया गया? बनाया गया। जो आपका फर्स्ट ईयर प्लान था वो फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान, जब भारत सरकार आज़ाद हुआ था और आज़ाद होने के बाद जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसी के तहत आपका हरे कृष्णा मेहताब स्टेट लाइब्रेरी को क्या किया गया? बनाया गया। और ये कब बनाया गया? तो 1959 में ये बन के तैयार हो गया था। जो आपका हरे कृष्णा मेहताब स्टेट लाइब्रेरी है दोस्तों, ये कहाँ पे है? तो ये आपका उड़ीसा में। और उड़ीसा में कहाँ पे? तो भुवनेश्वर के प्राइम लोकेशन में है। ये टोटल 3 एकड़ में आपका फैला हुआ है। तो हरे कृष्णा मेहताब स्टेट लाइब्रेरी जो है ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ पे? भुवनेश्वर में। 3 एकड़ में फैला हुआ है। भारत सरकार के प्रथम 5 वर्षीय योजना के तहत आपका हरे कृष्णा मेहताब स्टेट लाइब्रेरी को बनाया गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कौन है मेरा पब्लिक लाइब्रेरी। दोस्तों, जो आपका कौन है मेरा पब्लिक लाइब्रेरी है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। कौन है मेरा पब्लिक लाइब्रेरी को अगर हम इस्टेब्लिश का बात करें कि कौन है मेरा पब्लिक लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 5 दिसंबर 1896 को। और कहाँ पे किया गया था दोस्तों? तो इसको किया गया था चेन्नई में। चेन्नई कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में। तो जो आपका कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी है इसको कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था? तो इसको चेन्नई में इस्टेब्लिश किया गया था। कब किया गया था? तो 5 दिसंबर 1896 को किया गया था। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका ये कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी दोस्तों, ये आपका नेशनल डिपोजिटरी एक्ट के तहत कवर है। नेशनल डिपोजिटरी एक्ट क्या होता है दोस्तों? नेशनल डिपोजिटरी एक्ट जो था ये आपका आया था 1954 में। इसके तहत ये बात बोला गया था कि कोई भी पब्लिशर जो बुक को पब्लिश कर रहा है उसको क्या करना होगा? हार्ड कॉपी सबमिट करना होगा, जो भी आपका नेशनल लाइब्रेरी होगा। और साथ में टोटल 4 जगह सबमिट करना होगा, जो कि बाद में बताया जाएगा। तो अभी हमारे भारत में टोटल 4 जो पब्लिक लाइब्रेरी हैं वो कहाँ पे हैं? 4 जो नेशनल डिपोजिटरी हैं वो कहाँ हैं? तो भारत के 4 महानगर में। एक तो आपका हो गया मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता। कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ सिचुएटेड है दोस्तों? तो ये आपका चेन्नई में है। और ये आपका नेशनल डिपोजिटरी एक्ट के तहत कवर है। नेशनल डिपोजिटरी एक्ट कब आया था दोस्तों? तो ये आपका 1954 में आया था। और कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो 5 दिसंबर 1896 को किया गया था। कहाँ किया गया था? तो चेन्नई में किया गया था। तो कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में यही है कि 5 दिसंबर 1896 को चेन्नई में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, दिस लाइब्रेरी इज नोन एज
एज नेशनल डिपोजिटरी, यानी इसके तहत कोई भी भारत में जो बुक पब्लिश करेगा उसको यहाँ पे एक प्रति बुक का क्या करना होगा, भेजना होगा। बुक डिलीवरी एक्ट क्या है, तो जो आपका डिलीवरी एक्ट है इसके तहत यही है कि कोई भी जो बुक पब्लिशर होगा वो एक एक कॉपी 4 जगह भेजेगा, और वो 4 जगह कौन कौन सा है, तो कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और आपका चेन्नई। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में। देखिए जो आपका दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो याद रखिएगा जो आपका दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है इसको इस्टेब्लिश किया गया था 27 अक्टूबर 1951 को। कब किया गया था दोस्तों, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 27 अक्टूबर 1951 को। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो आपका दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है इसको यूनेस्को क्या देती है, इसको यूनेस्को फंड देती है। ये यूनेस्को के सहयोग से 27 अक्टूबर 1951 को क्या हो गया था, स्थापित हुआ था। यूनेस्को दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को क्या देती है, फंड देती है। इस बात को याद रखिएगा। जो आपका दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है ये भी आपका 16 दिसंबर 1981 के तहत इसको भी क्या कर लिया गया था, नेशनल डिपोजिटरी के रूप में इसको भी शामिल कर लिया गया था। क्या कर लिया गया था, इसको भी शामिल कर लिया गया था। इस बात को याद रखिएगा। और जो आपका बुक डिपोजिटरी एक्ट आया था वो कब आया था, तो याद रखिएगा बुक डिपोजिटरी एक्ट आया था आपका 1954 में। और इसके तहत ये बात बोला गया था कि जो भी मेरा 4 लाइब्रेरी खुलेगा उस 4 लाइब्रेरी में आपको बुक देना होगा, ठीक है, हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में। तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में जान गए। इसको स्थापित कब किया गया, तो इसको स्थापित किया गया है 27 अक्टूबर 1951 को। और ये किसकी मदद से बना है, तो ये आपका भारत सरकार और यूनेस्को की मदद से बना है। यूनेस्को इस लाइब्रेरी को क्या देती है, फंड देती है। 16 दिसंबर 1981 को इसको नेशनल डिपोजिटरी के रूप से भी जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं एशियाटिक सोसाइटी मुंबई। ठीक है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1804 में। कब किया गया था, 1804 में। ठीक है, ये बात आपको याद रहेगा। आप बोलोगे हाँ सर याद रहेगा। और इसको 1 जुलाई 1994 को 1 जुलाई 1994 को इसको क्या बोल दिया गया, नेशनल डिपोजिटरी बोल दिया गया। और यहाँ पे भी किताब जो है आके यहाँ पे जमा होने लगा। क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस लाइब्रेरी ख़त्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं स्पेशल लाइब्रेरी के बारे में। देखिए दोस्तों जो आपका स्पेशल लाइब्रेरी है ये आपका एक इस टाइप का लाइब्रेरी है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे जो आपका सामग्री होता है यानी जो मटेरियल होता है वो इस टाइप से सेट किया जाता है। वही मटेरियल को रखा जाता है, वही कलेक्शन को रखा जाता है जो क्या हो, यूजर स्पेसिफिक हो। यानी मान के चलिए किसी को आँख से नहीं दिख रहा है, हम जो बुक रखेंगे, जो आपका बुक किताबें आएंगा, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो या उनका ABCD पढ़ने का किताब हो, तो वो उनके टाइप का होगा ताकि वो हाथ से छू के क्या कर सकें, पता कर सके। यानी यूजर स्पेसिफिक जहाँ पे आपका मटेरियल होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पेशल लाइब्रेरी बोल देते हैं। ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग का कॉलेज में अगर केवल इंजीनियरिंग का बुक होगा तो वो भी आपका स्पेशल लाइब्रेरी होगा। क्यों, क्योंकि केवल वहाँ पे इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको किताब मिल रहा है। तो पहला जो आपका लाइब्रेरी है ये है आपका नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। जो आपका पहला स्पेशल लाइब्रेरी है ये है आपका नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों अगर नेशनल मेडिकल पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल। कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1966 को। ठीक है, और ये कहाँ पे दोस्तों, तो ये आपका दिल्ली में। और दिल्ली में कहाँ पे, तो एम्स के अंदर है। इसके अंदर टोटल 3.6 लाख किताब है। इसके अंदर टोटल कितना किताब है, 3.6 लाख इसके अंदर बुक है। इस बात को याद रखिएगा। इसको 1982 के तहत क्या कर दिया गया, हेलिस नेटवर्क के तहत जोड़ दिया गया। हेलिस नेटवर्क के तहत जोड़ दिया गया और ये भारत का क्या बन गया, एक भारत का ये आपका एक फोकल पॉइंट बन गया हेल्थ नेटवर्क में। हेलिस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों हेल्थ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। हेलिस का फुल फॉर्म होता है हेल्थ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। तो जो आपका नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है इसको 1 अप्रैल 1966 को इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, तो एम्स में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके अंदर टोटल 3.6 बुक है और ये सारी किताबें किसकी हैं, मेडिकल की हैं। इसको 1982 में हेलिस नेटवर्क के तहत जोड़ दिया गया, यानी हेल्थ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के तहत इसको जोड़ दिया गया।
ठीक है। अब बात करते हैं नेशनल साइंस ऑफ इंडिया के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? इसके बारे में हम लोग बात करते हैं नेशनल साइंस लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के बारे में। तो अगर हम बात करें कि जो आपका नेशनल साइंस लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है ये किसके अंदर है, तो ये आपका CSIR के अंदर आता है, यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के अंदर आता है। और इसको कब बनाया गया था, तो इसको 1963 के तहत, यानी नेशनल साइंस ऑफ लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, नेशनल साइंस लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को 1963 के तहत क्या कर दिया गया था, CSIR के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया था। अगर हम बात करें जो आपका नेशनल साइंस ऑफ लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है ये अभी का है, तो ये वर्तमान में आपका कहाँ पे है दोस्तों, तो वर्तमान में ये आपका दिल्ली में, और दिल्ली में इसको कब शिफ्ट कर दिया गया था, 1983 में, क्योंकि पहले ये आपका JNU कैंपस के अंदर चल रहा था। नेशनल साइंस लाइब्रेरी ऑफ इंडिया JNU के कैंपस में चल रहा था। इसके अंदर टोटल अभी 2,51,000 किताबें इसके अंदर अवेलेबल हैं। और इसका मेन ऑब्जेक्ट यही है, मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि साइंटिफिक, यानी जो आपका साइंटिफिक वर्क है उससे रिलेटेड, यानी वैज्ञानिक कार्यों से रिलेटेड जो भी आपका डॉक्यूमेंट आ रहा है, रिपोर्ट आ रहा है, उसका भंडारण करना, यानी स्टोर करना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीकैप। याद रखिएगा दोस्तों, जो आपका नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीकैप है ये कहाँ पे है दोस्तों, तो ये आपका देहरादून में है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट दोस्तों 1963 में किया गया था। कब किया गया था, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट दोस्तों 1963 में किया गया था, ठीक है। और ये कहाँ पे है, देहरादून में, और ये काफ़ी बड़ा है। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीकैप, ठीक है। ये बात आपको याद रहेगा, आप बोलोगे हाँ सर। 1967 को वहाँ का जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया था, यहीं पे NCB का इस्टेब्लिशमेंट करवाया था, ठीक है। कब, 1967 में। और यहाँ पे नेशनल टॉकिंग बुक लाइब्रेरी भी है जो कि आपका 1990 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो याद रखेंगे जो आपका नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीकैप है इसका कब किया गया था इस्टेब्लिशमेंट, 1963 में किया गया था। यहाँ पे आपका नेशनल सेंटर फॉर ब्लाइंड भी है जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1967 में किया गया था। और यहाँ पे आपका नेशनल टॉकिंग बुक लाइब्रेरी है जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1990 में किया गया था। आई होप आपको याद रहेगा। बात करते हैं नेशनल डाइट लाइब्रेरी के बारे में। किसके बारे में, नेशनल डाइट लाइब्रेरी के बारे में। याद रखिएगा दोस्तों, जो आपका नेशनल डाइट लाइब्रेरी है इसको हमने कब फाउंड किया था, तो इसको फाउंडेड हुआ था ये आपका 1948 में। कब फाउंडेड हुआ था, 1948 में। कब हुआ था, 1948 में। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। और इसके अंदर सारा का सारा जापानीज़ पब्लिकेशन वगैरह इसके अंदर है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, अब हम लोग बात करते हैं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जो आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है इसको हमने इस्टेब्लिश कब किया था, तो इसको हमने इस्टेब्लिश किया था 24 अप्रैल। कब इस्टेब्लिश किया था, 24 अप्रैल 1800 में हमने क्या किया था, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का हमने क्या किया था, इस्टेब्लिशमेंट किया था। और कहाँ पे किया था दोस्तों, USA में किया था। USA में कहाँ पे, वाशिंगटन में। जो आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है ये पूरे विश्व का लार्जेस्ट लाइब्रेरी है। ये पूरे विश्व का लार्जेस्ट लाइब्रेरी है। कितना है, ये पूरे विश्व का लार्जेस्ट लाइब्रेरी है, ठीक है। ये बात आपको याद रहेगा, आप बोलोगे हाँ सर। On December 24, 1851, the largest fire in library history destroyed 35,000 बुक। जो आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है इसके अंदर क्या हो गया था, 24 दिसंबर 1851 को यहाँ पे आग लग गया था, जिसके वजह से यहाँ पे बहुत सारा किताबें क्या हो गया था, जल गया था। और अराउंड 35,000 किताबें उस टाइम क्या हो गया था, जल गया था, जो कि हमारे लाइब्रेरी कलेक्शन का कितना था, 2/3 हिस्सा था। और उस टाइम 35,000 की किताब जलने का मतलब बहुत बड़ा बात हो गया, क्योंकि उस टाइम का जो किताब था वो क्या था, काफ़ी यूनिक था। और जो आपका हिस्ट्री था वो एक तरह से क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को कब हमने इस्टेब्लिश किया था, तो 24 अप्रैल को हमने इस्टेब्लिश किया था। 1800 में हमने इस्टेब्लिश किया था USA के वाशिंगटन में, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया, आप बोलोगे हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गया है, ठीक है। जो आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है दोस्तों, जो आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है इसके पास टोटल 470 भाषा में किताब है। कितने भाषा में किताब है, 470 लैंग्वेज में यहाँ पे आपको किताबें मिल जाएंगी, ठीक है। और टोटल अगर मैनोस्क्रिप्ट का बात करें तो टोटल आपका 61 मिलियन मैनोस्क्रिप्ट यहाँ पे अवेलेबल है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में आपका रेयर बुक का कलेक्शन भी बहुत ही ज़्यादा है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में जो आपका बुक का कलेक्शन
कलेक्शन है वो भी क्या है, रेयर है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ब्रिटिश लाइब्रेरी के, ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी के बारे में। याद रखिएगा जो आपका ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी है ये कब आया था, तो 1973 में आया था। कौन से लाइब्रेरी एक्ट के तहत, तो ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट के तहत ये आपका आया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो आपका ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी है इसके पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ बुक है, मैन्यूस्क्रिप्ट है, पीरियोडिकल्स है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो आपका ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी है ये आपका 250 साल से क्या कर रहा है, वर्ल्ड को सेवा दे रहा है। ये आपका ग्रेटेस्ट लाइब्रेरी इन क्या है, वर्ल्ड है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 250 वर्ष से क्या कर रहा है, देश को एक तरह से सेवा देने का काम कर रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे रेयर कलेक्शन वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा, वी प्रोवाइडेड ए लिस्ट ऑफ न्यू रिकॉर्ड एडेड ईच वीक टू द BNB 1950 विच कैन डाउनलोडेड फॉर फ्री। जो आपका ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी यानी ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी है, इन्होंने क्या किया है, अपना BNB बनाया है। BNB का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, और इन्होंने कब बनाया, 1950 में बनाया। इसके तहत लाइब्रेरी के अंदर जो भी किताब, नई किताबें वगैरह आ रही हैं उसका हम लोग रिकॉर्ड रख सकते हैं, रिकॉर्ड देख सकते हैं और उसको हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी का। ठीक है, और ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी का जो वो किताब है उसका क्या नाम है, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, और ये कब आया है, 1950 में आया है। अब हम लोग बात करते हैं नेशनल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के बारे में दोस्तों, जो नालंदा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के बारे में। जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय है ये आपका किसने इसको खोल दिया था, तो राजा द्वापाल द्वारा इसको खोल दिया गया था। जो आपका नालंदा का नालंदा यूनिवर्सिटी है इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग धर्मगुंज के नाम से जानते थे। जो आपका नेशनल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी नालंदा विश्वविद्यालय, इसके जो लाइब्रेरी है इसको हम लोग किस नाम से जानते थे, धर्मगुंज के नाम से जानते थे। इसके अंदर आपका 3 बहुमंजिला इमारत है, जिसमें एक का नाम है आपका रत्न सागर, एक का नाम है आपका रत्न सागर, एक का नाम है आपका रत्न निधि, और एक का नाम है आपका रत्न रंजना। याद रखिएगा जो आपका नालंदा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है ये कहाँ पे है, बिहार में है। और इसको मेरे को इसके जो आपका जो आपका नालंदा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है ये कहाँ पे है, बिहार में है। जो आपका नालंदा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग धर्मगुंज के नाम से भी जानते हैं। जो आपका नालंदा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है ये 3 बहुमंजिला इमारत है। तीनों का नाम क्या है, एक का नाम आपका रत्न सागर, एक का नाम रत्न निधि, और एक का नाम क्या है, रत्न रंजना। ठीक है, क्या हुआ था दोस्तों, 1205 में जो आपका बख्तियार खिलजी था वो भारत पे आक्रमण करता है। 1205 में आपका बख्तियार खिलजी जो है वो भारत पे आक्रमण करता है, और पता नहीं क्यों वो भारत के जो पुस्तकालय है उसको पूरी तरह से क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। यानी नालंदा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो याद रखिएगा नालंदा लाइब्रेरी को डिस्ट्रॉय करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था, तो वो आपका बख्तियार खिलजी था। कौन था दोस्तों, तो आपका बख्तियार खिलजी था। तो इसी के साथ मैंने आपको नेशनल लाइब्रेरी इम्पोर्टेंस जो भी आपके भारत के इम्पोर्टेंस रखने वाले लाइब्रेरी थे वो मैंने आपको करवा दिया है। और कल के क्लास में मैं आपको 200 PYQ करवाऊंगा जो कि आपका टाइप ऑफ लाइब्रेरी से संबंधित है, यूथ पब्लिकेशन के बुक से। तो अगर आपने क्लास अभी तक नहीं किया है तो क्लास 1 से 6 तक कर लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में मज़ा आए। बाकी अगर आपको बुक का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ID कोसी की आज 2024 पे जुड़ सकते हो। और ये क्लास कैसा लगा आपको आप कमेंट में भी बता सकते हो।